आज हम शीत युद्धीय राजनीति की कैद में भारत की अगली कड़ी में उन पक्षों की चर्चा करेंगे जो पक्ष मोदी की कैंपेन की रणनीति का हिस्सा है। और ये जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो कैंपेन रणनीति है उसका कोल्ड वार के पॉलिटिक्स और कोल्ड वार के अमेरिकी प्रोपेगेंडा की रणनीति से गहरा संबंध है। और इसके जो बेसिक आइडिया हैं या बुनियादी मंत्र हैं, वे बुनियादी मंत्र भारतीय जनसंपर्क कंपनियों के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये बेसिक जो आइडिया हैं, ये बेसिक आइडिया कोल्ड वार के प्रोपेगेंडा के जो प्रोपेगेंडिस्ट रहे हैं, अमेरिकी जो प्रचारक रहे हैं, उनके दिमाग से निकली हुई चीज़ें हैं जिनका कि भारत में बहुत ही कौशल के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। मसलन आरएसएस और मोदी, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी को आरएसएस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उसी तरह आज की स्थिति में आरएसएस को मोदी से अलग करके नहीं देख सकते। तो संघ और मोदी की प्रोपेगेंडा जो रणनीति है उसमें दो चीजें केंद्र में है जिसका कि वो बार बार प्रचार कर रहे हैं। एक तो यह है कि हम जीत रहे हैं। वो अमित शाह बोलते हैं जहां भी जाते हैं हम जीत रहे हैं, और वो हिमाचल में बोल रहे थे हम जीत रहे हैं लेकिन हार गए, पंजाब में बोले हम जीत रहे हैं लेकिन हार गए, बंगाल में बोले हम जीत रहे हैं हार गए। इसलिए यह चीज ध्यान में रखने की है कि वे जो बोल रहे हैं उस पर पहले अविश्वास करो, उसे मत मानो। तो संघ और मोदी की जो प्रोपेगेंडा रणनीति है उसका पहला लक्ष्य यह है प्रचारित करना कि हम जीत रहे हैं। अब वो कर्नाटक में भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो दिल्ली में भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस समय आए थे और अपनी जवानी पर थे, उनका शासन जवानी पर था, उनका नशा हिंदुस्तान में जवानी पर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2 बार उनको धूल चटाई। और ये साधारण धूल नहीं चटाई थी केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ये पंजाब में नरेंद्र मोदी को हरा के साधारण धूल नहीं चटाई। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि पंजाब में जीतें, लेकिन नहीं जीते। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि वे जो बोल रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उनकी जो पहली जो कैंपेन लाइन है, हम जीत रहे हैं, कहीं भी जाते हैं बोलते हैं हम जीत रहे हैं। अरे कमाल है, हार रहे हो फिर भी कह रहे हो हम जीत रहे हैं। दूसरी कैंपेन लाइन है जिस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए, हम बेहतर भारत बना रहे हैं। 75 साल में जो न हुआ, पिछले 60 साल में जो न हुआ, वो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत में कर दिखाया। और इसका जो बेस लाइन है कैंपेन की, जो कैच लाइन है, वो ये है कि हम बेहतर भारत बना रहे हैं। पूछा जाना चाहिए पलट के, 2014 में हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। सब लोग खाते थे और कमाते थे और खरीदते थे। आज स्थिति इतनी बदतर है कि 80 करोड़ से अधिक परिवारों को केंद्र सरकार को फ्री राशन देना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासन, ये बेहतर भारत की कल्पना देखिए आप। नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 9 साल में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। संगठित असंगठित क्षेत्र दोनों को मिला के, खेतों खलिहानों से लेकर बाजार तक, रेहड़ी लगाने वालों तक, दुकानों पर काम करने वालों में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ये बेहतर भारत है।
जिस 9 साल के शासन में 20 करोड़ नौकरियां चली गई हों, उसे क्या हम बेहतर भारत कहेंगे? मेरे कहने का आशय यह है कि ये जो दो कैंपेन की बेस लाइन है, और ये विशुद्ध रूप से अमेरिकी प्रोपेगेंडा से ली गई है कि नीचे भले ही तबाही मच जाए, गैंगस्टर्स घूमें, अपराधी जो है खुलेआम नंगा नाच दिखाएं, लेकिन आप ये कहिए कि हम बेहतर भारत बना रहे हैं। जी नहीं, आप बेहतर भारत नहीं बना रहे। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज है ये, मोदी के जो कैंपेनर हैं वो खाली हिंदुस्तान में ही नहीं है। मोदी का कैंपेन ग्लोबल कैंपेन है, और उसमें आरएसएस के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विदेशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में और दूसरे देशों में, वे ये जो दो बेस लाइन है कि हम जीत रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं और बेहतर भारत बना रहे हैं, इन दोनों बेस लाइन का वे जम के अहर्निश 12 घंटे 24 घंटे प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। एक अन्य चीज है जिसका कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो हमारे घर तक पहुंच चुका है। अब तक ये था कि विकास कौन कर सकता है, विकास को बहुत एक तरह से एक मोटिव, एक बड़ा स्लोगन बनाया कि मैं आया हूं तो मैं अब विकास लेकर लाया हूं और मैं सारे हिंदुस्तान में विकास को घर घर पहुंचाऊंगा। और विकास के नाम पर क्या किया? डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया? डेवलपमेंट के नाम पर यह किया आपने कि आपने मुक्त बाजार और कारपोरेट लूट, इन दो को खुली छूट दी। छोटे छोटे दुकानदार बड़ी संख्या में तबाह हुए हैं इस बीच में, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार, मझोले व्यापारी बड़ी संख्या में तबाह हुए हैं। बड़ी संख्या में मोदी के शासनकाल में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मोदी के शासनकाल में अकेले 3 लाख के करीब किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और देश में आत्महत्याएं, जो गैर किसान वर्ग में आत्महत्या करने वालों की संख्या तो और भी ज्यादा है। क्यों कर रहे हैं लोग आत्महत्या अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो? किसान अगर खुशहाल है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? नौजवान खुशहाल है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट का मतलब है मुक्त व्यापार और कॉर्पोरेट हाउसेस को, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम और जो सरकारी संसाधन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, उनकी लूट की खुली छूट। और यह काम किया गया किस रूप में? हम अर्थव्यवस्था को नए रूप में सजा संवार रहे हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो। और कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र इस लूट और मुक्त बाजार की जो पॉलिसी है, जिसको कि नरेंद्र मोदी बहुत ही नग्नतम रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं, उसकी संगति में लोकतंत्र विकास करे। आज स्थिति यह है कि बैंकिंग सिस्टम, एलआईसी और दूसरी वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की खुली लूट के बावजूद आम नागरिक को कन्विंस कर दिया गया है कि यह जो हो रहा है वो सही हो रहा है और लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कहा क्या गया? मोदी ने कहा अपने एक जगह, आपको व्यापार चाहिए या यथास्थिति चाहिए? जाहिर है कि आप यही कहेंगे व्यापार चाहिए। तो व्यापार कौन करेगा? व्यापार वही करेगा जिसके हाथ में बड़ी पूंजी होगी। छोटे लोग व्यापार नहीं कर सकते।
एक अन्य चीज जिसको के काफी प्रोपेगेट किया गया, वो ये कि अगर व्यापार करना है और व्यापार जरूरी है यथास्थिति से निकलने के लिए, तो देश के लिए व्यापार ही बहुत जरूरी है। देश के लिए अदानी और अंबानी बहुत जरूरी है। एक साधारण नागरिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी नौकरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप देखेंगे पिछले 10 साल में ये जो तमाम बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनकी संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ है। और एक आम नागरिक है, आप अपने घर में देखिए कि पिछले 10 साल में आपकी जमा पूंजी कम हुई है या बढ़ी है। हर व्यक्ति की, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला हो, उसकी जमा पूंजी घटी है। भाई ये कौन सी गणित है कि नागरिक की तो जमा पूंजी घट जाए और जो व्यापारी है उसकी पूंजी में उछाल आए। तो ये आम नागरिक की पूंजी कहां गई? वो व्यापारियों के पास। अब जाहिर है कि आपको तो ये घुंटी पिलानी है, तो कहा गया कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? व्यापार के जरिए। तो आप ये क्यों नहीं कहते व्यापारी भारत बनाना चाहते हैं? जाहिर है व्यापारी भारत बनाएंगे तो भारत के नागरिक इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनको इल्यूजन पैदा किया जाए, उनके दिमाग में भ्रम पैदा किया जाए कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु है। और इस भारत विश्व गुरु है, इसके बहाने पूरे के पूरे घरेलू व्यापार का कॉर्पोरेट व्यापार में रूपांतरण तेजी से किया गया। और इस विश्व गुरु के लिए जहां कॉर्पोरेट कार्टेल जरूरी है, व्यापार में कॉर्पोरेट समूह जरूरी हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व गुरु के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, और ज्यादा हथियार चाहिए, और ज्यादा सैन्य बल चाहिए। भारत ताकतवर कैसे बनेगा? भारत ताकतवर बनेगा हथियारों के बल पर। तो नरेंद्र मोदी के जमाने में शिक्षा पर जितना खर्च नहीं हुआ, उससे अधिक खर्च हुआ हथियार बनाने वाली कंपनियों की स्थापना और हथियार बनाने वाली कंपनियों को लोन देने से। और ऐसी कंपनियों को हथियार बनाने के ठेके दिए गए जिन्होंने कभी जीवन में सुई नहीं बनाई थी, जिन्होंने कभी चाकू नहीं बनाया, वे अभी कह रहे हैं कि हम आपको तोप बना के देंगे। आम जनता में, जिसे सामान्य राजनीतिक भाषा में कहते हैं सैन्यवाद की फीलिंग, सेना ही महान है, सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत की ताकत में इजाफा करने के लिए। अरे हिंदुस्तान की जनता गरीब बनेगी तो हिंदुस्तान की सेना क्या अमीर होगी? ये सैनिक कहां से आते हैं? ये सैनिक आते हैं हिंदुस्तान के किसानों के, मजदूरों के परिवारों से। जब हिंदुस्तान के किसान और मजदूर पामाल होंगे तो हिंदुस्तान के सैनिक अमीर नहीं हो सकते। आपको मजबूत सैनिक भी नहीं मिलेंगे। अभी आपको जो थोड़े बहुत मजबूत सैनिक के लिए जो नौजवान मिलते हैं सैनिक बनने के लिए, वे नौजवान इसलिए मिलते हैं क्योंकि अब तक आम जनता को केंद्र में रख के विकास की योजनाएं बनाई गई, न कि कॉर्पोरेट हाउस को केंद्र में रख के, न कि सैन्यवाद को केंद्र में रख के। हाँ, हथियारों की जरूरत है, लेकिन हथियारों की जरूरत के लिए जरूरी था कि हम लोग खरीदें या हम अपने यहां टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो हमारे यहां कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रही है। हम हथियार बाहर से खरीदते थे और जो पैसा था हम यहां पर खर्च करते थे। तो एक तरफ सैन्यवाद और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट व्यापारवाद, ये नए किस्म का हिंदुत्व है। दूसरी तरफ ये जो तमाम जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए विदेशों में ये हमारा प्रचार करें, ये हमारी मार्केटिंग करें, इसके लिए अनेक कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए विदेशों में कारखाने खोलने के लिए, विदेशों में धंधा खोलने के लिए सरकार ने गारंटी दी, सरकार ने समर्थन किया।
तो अब वो कॉर्पोरेट हाउस देश में भी प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का, और कॉर्पोरेट हाउस विदेश में भी प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का। और वे जो आरएसएस के जो रणमाकुरे हैं, जो जगह जगह घूमते रहते हैं, जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते रहते हैं, वे देश में भी प्रचार करें मोदी का, और विदेश में भी जो हैं वो भी हर हर मोदी वही प्रचार करें। चाहे देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया है देश। आज स्थिति है कि हिंदुस्तान में गांव में रहने वाले 40 करोड़ खेतिहर मजदूरों के पास मनरेगा योजना के तहत मिलने वाला काम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में मनरेगा में जो गांव के किसानों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए जो मजदूरी मिलती थी, वो साल में सिर्फ 25 दिन मिलती थी। 100 दिन का वायदा था, वो घटा के 25 दिन कर दी गई। और अब जो नया बजट आया उसमें तो मनरेगा एकदम गायब है। जरूरत किस बात की है? विश्वगुरु बनने की जरूरत है कि गांव के जो खेतिहर मजदूर हैं उनके पास में न्यूनतम मजदूरी के कार्यक्रम ले जाने की जरूरत है, मनरेगा जैसी योजनाओं को ले जाने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी के रणबांकुरों के लिए खेतिहर मजदूर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेतिहर मजदूर डंडा चलाने के लिए, अपराधी बनने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में उस कैंपेन के जरिए डेवलप हुई, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब ब्रिलियंट हिस्सा था कि जो कोल्ड वॉर की राजनीति का विरोध करते थे उन पर भाड़े के सैनिक हमले करते थे। उन देशों में अव्यवस्था पैदा की जाती थी। ये सारा काम किया जाता था लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर। लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? हाँ, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए ईडी का इस्तेमाल कर सके, सीबीआई का इस्तेमाल कर सके, सेना का इस्तेमाल कर सके। कमाल। लीडरशिप की चिंता के केंद्र में खेत मजदूर नहीं, कामगार नहीं, किसान नहीं, बेरोजगार नौजवान नहीं। कौन है टारगेट पर? सारी जनता को कन्विंस कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी सही काम कर रहे हैं। एक अन्य पहलू है जिस पर कि कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहुत सिस्टमेटिकली हिंदुस्तान में विकसित हुआ, जो कि पहले नहीं था। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था कि अमेरिका के अंदर शिक्षा संस्थानों में विभिन्न पदों पर ऐसे लोग रखे जाएं, शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो, ये सब लोकतंत्र के लिए ऐसा बनाया जाए जो कि कम्युनिस्टों के खिलाफ नफरत से भरा हो, मानवतावाद की बात करने वालों के खिलाफ में नफरत से भरा हो, उदारवादी मूल्यों के खिलाफ नफरत से भरा हो। और इसके लिए विभिन्न संस्थानों में अपॉइंटमेंट किए गए, विभिन्न संस्थानों का निर्माण किया गया। तो यहां भी पहला चरण चल रहा है। चुन चुन के हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर विभिन्न विभागों में और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजों में चुन चुनकर अयोग्य और ज्ञान शून्य लेकिन आरएसएस भक्त और मोदी भक्त शिक्षकों की, कर्मचारियों की अंधाधुंध नियुक्तियां हो रही हैं। और बड़े स्केल पर सारे हिंदुस्तान के टॉप शिक्षा संस्थानों को एंटी कम्युनिस्ट, एंटी लेफ्ट, एंटी लिबरल, जिसे वो लोग कहते हैं ना कांग्रेस विरोधी, जी नहीं, आप एकदम उदारतावाद विरोधी हैं।
ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं जो ये वचन दें, वो एंटी लिबरल भूमिका अदा करेंगे, वो एंटी लेफ्ट भूमिका अदा करेंगे, और पाठ्यक्रम को इस तरह से सजाया संवारा जाएगा जिसमें किसी भी किस्म के उदारतावादी मूल्य नहीं होंगे। साइंटिफिक टेम्पर तो बहुत दूर की चीज, अब धीरे धीरे पाठ्यक्रम छांट के उसे साइज किया जा रहा है। अमेरिका में ये है, यहां पे भी है। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के तहत यह किया गया कि सरकार के खिलाफ आप यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद, नरेंद्र मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके शासनकाल में यह चीज रही है कि आप चाहे जिस विश्वविद्यालय में आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बाकायदा अघोषित सर्कुलर जारी किया हुआ है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम होने मत दो जो सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, आरएसएस के खिलाफ हो। अब कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है तो वह साफ वक्ताओं से कह दो कि आरएसएस के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मत बोलो। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं या सरकार के खिलाफ रहे हैं उनको बुलाओ मत। सबसे बेहतर तो ये, अगर वो आ गए हैं किसी तरह से तो उन्हें बोलने की अनुमति मत दो। एक अन्य चीज जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि अब तक ये था कि हम पढ़ाई किस लिए करते थे। हमारे दिमाग में ये था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कि हमें समाज में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभानी है, हमें लोकतंत्र में बेहतर ढंग से अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन अब नौजवानों के दिमाग में एक चीज तेजी से भरी गई है, पहले से थी है लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद में ये स्पीड पकड़ी है इसने, वो ये कि अब पढ़ाई किसके लिए, कैरियर के लिए। डेमोक्रेसी भाड़ में जाए। और कैरियर भी किसका करना है, कैरियर कब बनेगा, नौकरी कब लगेगी, जब तुम संघ की शाखा में जाओगे। क्योंकि हमने तय कर रखा है कि हम ऐसे किसी बच्चे को नौकरी नहीं देंगे जो संघ का मेंबर ना हो। आप उठा के देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पिछले 9 साल में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें से अधिकांश अपॉइंटमेंट उन लोगों के हुए हैं जो आरएसएस के साथ में नाविनालबद्ध हैं। इनमें अनेक ऐसे लड़के भी हैं जो कि संघ के ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, 2 साल के, 1 साल के, भगवान जाने कितने प्रोग्राम चलाते हैं वो लोग, मैं तो नहीं जानता क्योंकि मुझे तो कभी आरएसएस के अंदर जाने का मौका नहीं मिला अपने जीवन में। जो उन प्रोग्रामों से निकल के आए हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, और ये जो ट्रेनिंग के जो विशिष्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे थे आरएसएस के अंदर, ये मॉडल था किसका, कोल्ड वॉर का, जो कोल्ड वॉर के एजुकेशन संस्थान थे उनका, जिसको आरएसएस ने अडॉप्ट किया। कांग्रेस में ऐसा कोई मॉडल नहीं है, लेफ्ट में ऐसा कोई मॉडल नहीं है, लेकिन एजुकेशन ट्रेनिंग का, आरएसएस के आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के जो 3 वर्ष के, 2 वर्ष के, 1 वर्ष के जो प्रोग्राम है उनके, ये जो मॉडल है, ये मॉडल कहां से आया, अमेरिका से। कौन चला रहा है इसे, सीआईए और दूसरे संगठन जिसे हम कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम कहते हैं। और ये जो एजुकेटेड लोग तैयार हो रहे हैं इन मॉडल के जरिए, जो कि आरएसएस की शाखाओं में और आरएसएस के प्रशिक्षण शिविरों से निकल के आ रहे हैं, जिनका सर्टिफिकेट है, उनका एक ही लक्ष्य है, साम्यवाद को, लेफ्ट को बेदखल करना, लोगों के जीवन दृष्टिकोण से दूर करना। और एक चीज जिस पर बहुत जोर है, देश की सुरक्षा और नैतिकता, इसकी रक्षा के लिए काम करना। पूछा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, कानून का शासन है ना, तो कानून की अपनी एक मॉरलिटी होती है। अतीक अहमद की हत्या करके आपने किस तरह की नैतिकता का पालन किया,
लगातार पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये क्या लोकतांत्रिक जो नैतिकता है उसका पालन है? लोकतांत्रिक नैतिकता कहती है कि कानून के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन नहीं। जो संघ और मोदी का जो मॉडल है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, कमाल है, इतनी मतलब अमूर्त चीज। राष्ट्रीय सुरक्षा अगर इतनी ही महत्वपूर्ण है तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में जहां पर बीजेपी के लोग शासन करते हैं वहां गरीबों की, असहाय लोगों की, स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर पाए? क्या गैंग रेप से लड़कियों को बचाया जा सका है? अरे और तो और छोड़ दो, जो बीजेपी के सांसद हैं वे खुद गैंग रेप में शामिल रहे हैं, उनको आज तक बीजेपी ने अपने यहां से नहीं निकाला। हां, उन्होंने ताकत लगाई इस बात के लिए कि उनको किसी भी तरह से सजा नहीं होनी चाहिए, उन्हें बचाया जाना चाहिए। जगह जगह गैंग रेप करने वालों के पक्ष में बीजेपी के नेताओं ने जुलूस निकाले, और जिन लोगों ने जुलूस निकाले उनको नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने दबाव डाल के संगठन से बाहर नहीं किया और गिरफ्तार नहीं किया। तो कैसी नैतिकता है ये? क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में इजाफा होगा गैंगरेप करने वालों के पक्ष में जुलूस निकाल के? जी नहीं। ये जो बात मैंने रखी इसका पर्पज ये है कि ये जो मॉडल है जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा ऊपर एक बैनर लगा हुआ है और मॉरलिटी के दृष्टिकोण से हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत उच्च कोटि के काम करेंगे, तो उच्च कोटि के काम कर रहे हैं अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, तो आपके ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टरों के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, उनके मुख्यमंत्री के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, तो आप उनकी जांच के लिए विपक्ष की मांग पर राजी क्यों नहीं होते? हो सकता है जांच में आप बरी साबित हो, डर किस बात का है? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सैकड़ों करप्शन की घटनाएं दर्ज हुई हैं, और लोकायुक्त का आलम यह है कि उसने ऐसे मामले सुनने से इनकार कर दिया जिनकी पिटीशन अंग्रेजी में नहीं थी। आपने सुना है कभी? सुप्रीम कोर्ट में लोग पोस्टकार्ड डाल देते हैं तो उसके बाद सुनवाई होती है, लेकिन लोकायुक्त, जिसे कि पार्टी आयुक्त बना के रख दिया है इन लोगों ने, और जिस लोकायुक्त ने, कर्नाटक के लोकायुक्त ने छापे मारकर कर्नाटक में बीजेपी के एमपी को रेड हैंडेड करप्शन में पकड़ा, उसके बेटे को पकड़ा, आज तक बीजेपी के लोग उसे पार्टी से नहीं निकाल पाए। आज तक उसके घर के सामने आरएसएस के लोग कभी जुलूस लेकर नहीं गए। क्यों? वहां तो सरकार आपकी थी, क्या दिक्कत थी? कहने का आशय यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता यह सिर्फ दिखाने के लिए ढकोसला है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता की आड़ में भयानक करप्शन हर लेवल पर विकसित हुआ है। हर व्यक्ति को कहीं पर भी कोई भी काम कराने के लिए बार बार करप्ट लोगों का सामना करना पड़ता है, और साधारण आदमी की जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कल जो वो कह रहे थे ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कि नो कर्फ्यू नो दंगा, फाइन, कहां है रोजगार? कहां है खेतिहर मजदूरों के लिए दैनंदिन जीवन यापन करने के लिए रोटी रोजी? जब रोजगार नहीं होगा, और तो और झूठ बोलना बंद कर दें।
आज भी 32 माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात उजागर की गई। आपने खाली एक अतीक अहमद को मार दिया, और वो भी मारा अपने कानून के दायरे के बाहर जाके। जिन लोगों ने मारा उनको आप पकड़ नहीं पाए, अभी भी नहीं मालूम क्यों मारा गया वो। और जो लोग पकड़े गए हैं वे खाली दिखाने भर के लिए पकड़े गए हैं। रियल कल्प्रिट कोई और है जिसको हम लोग नहीं जानते। हो सकता है कि वही लोग हों, हो सकता है सरकार का इसमें कोई हाथ ना हो, लेकिन एक चीज तो साफ है कि पुलिस की कस्टडी में वो मारे गए। सरकार अपने इस उपेक्षा भाव को किस तरह डिफेंड कर सकती है? जी नहीं, उत्तर प्रदेश आज भी माफिया गिरोहों का सबसे बड़ा अड्डा है। उत्तर प्रदेश की पहचान कांवड़ियाओं से नहीं होती, यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। उत्तर प्रदेश की पहचान का आधार कांवड़िया नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहचान का आधार है हिंदू मुस्लिम सद्भाव और सेकुलर जीवन शैली। आप लगातार ऐसी नीतियां अपना रहे हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है, इसको किसी तरह खदेड़ा जाए। खावड़िया जो है वो पहचान का आदर्श रूप हो गए उत्तर प्रदेश का? जी नहीं। अगर कांवड़िया आदर्श रूप हैं तो बहुत खतरनाक चीज है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कोई विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश में। आपको कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई बेरोजगार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कांवड़ियाओं का प्रदेश है, वह है उसकी पहचान है। कांवड़ियाओं के उदय के पहले से उत्तर प्रदेश में कुंभ स्नान होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जन्म लेने के पहले से कुंभ स्नान होते रहे हैं, और गंगा यमुना में लाखों लोग विभिन्न तीज त्योहारों पर स्नान करते रहे और आते रहे, और इतने लोग आते रहे जितने कांवड़िया में नहीं आते कभी। धर्म उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में रचा बसा है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की एज ए स्टेट राज्य पहचान का रूप नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है शांति, सद्भाव और सांप्रदायिक मित्रता से। सवाल यह है कि सांप्रदायिक मित्रता के लिए आपने क्या किया? धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए आपने क्या किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता के नाम पर अगर आप धर्मनिरपेक्षता पर हमले करेंगे तो यह एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यह कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के मॉडल का हिस्सा है कि आप धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करें, सामाजिक जीवन में सद्भाव को अस्वीकार करें, कांवड़िया को महान माने। कांवड़िया एक बहुत छोटा ग्रुप है जो कि मोबिलाइज होता है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग उसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग उसमें भाग लेते हैं। लेकिन सोमवार को, सावन के सोमवार में शंकर की पूजा की परंपरा तो पहले से रही है। कांवड़िया के नाम पर राजनीति नहीं हुई है, सोमवार के नाम पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन अब आप कांवड़िया के बहाने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो खतरनाक चीज है। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का ये बहुत मेजर हिस्सा है कि धर्म को राजनीति से जोड़ो और धर्म के नाम पर राजनीति करो। और ये संघ मोदी मॉडल की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के मॉडल का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।